चीन में कोरोना कहर बरपाने लगा है। चीन में कोरोना से हाहाकार के बाद भारत सरकार ने भी इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर खास निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। और इसके साथ ही आपको बता दें, कहा यह भी है कि मास्क पहने और साथ साथ ऑक्सीजन के लिए राज्यों के स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम को फिर से सक्रिय करने को कहा। पीएसए संयंत्रों को पूरी तरह चालू रखने और उन्हें जांचने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने की भी नसीहत दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि सिंह मेरे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ये खास तौर पर कहा गया है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन की तब जरूरत पड़ती है जब कोरोना पेशेंट की काफी गंभीर हालत हो जाती है। पिछले वेव में हमने देखा कि मेडिकल ऑक्सीजन की वजह से काफी तबाही हुई थी और उसकी कमी भी पाई गई थी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने तमाम ऐसे संयंत्र लगाए थे और केंद्र सरकार की मदद से कई राज्यों में लगे थे। और इस बार जो चिट्ठी में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि बीच बीच में केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जाती रही है और इस बार पहले से ही आपको तैयारी रखनी चाहिए। अगर किसी भी स्थिति भयावह होती है, गंभीर होती है, तो उससे कम से कम निपटा जाए। उसके लिए मॉक ड्रिल करना चाहिए आपको और तैयारी पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। अगर स्थिति ज्यादा गड़बड़ होती है तो कम से कम आपकी तरफ से तैयारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। और जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हो गई थी, इसी के मद्देनजर अब की बार तैयारी पूरी पुख्ता कर ली गई है। और वही चीन में कोरोना के कहर के बीच भारत में भी आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है। सावधानी बरती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि पॉजिटिव आने पर लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। तो तुरंत ही जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। और केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने खास तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये साफ कर दिया है कि जिस देश से यात्री आएगा उसका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी होगा। बिना वैक्सीनेशन उसे देश में नहीं आने दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट वाली जगहों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। बिल्कुल, इसके अलावा आपको बता दें, कोरोना से जुड़े लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट भी किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच होगी। इसके अलावा फ्लाइट के कुल यात्रियों के 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी। दूसरी तरफ आपको बता दें, केंद्र सरकार ने नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। और चीन में कोरोना के मामले बढ़ने पर भारत अलर्ट पर है। कोरोना को लेकर 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की थी। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है और केंद्र सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की है। राज्य सरकार को टेस्टिंग पर जोर देने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी और आपको बता दें, लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई है। और कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। चाइना में जिस तरह से कोविड ने एक बार फिर से अपना भयावह रूप दिखाया, उसके बाद से भारत सरकार कोविड को लेकर पूरी तरह से अलर्ट और सतर्क हो गई है। खुद प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर एक
हाई कमेटी की जो मीटिंग है वो कंडक्ट की थी और इस वक्त हम दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये अराइवल है जहाँ से जो विदेशी यात्री यात्रा करके भारत आते हैं वो इसी जगह से बाहर निकलते हैं। हमने कुछ विदेशी यात्रियों से यहाँ पर बात की। उनका कहना है कि वो जिस जिस कंट्री से आए हैं वहाँ पर अभी कोविड के हालात एकदम सामान्य हैं और किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है। और यहाँ पर अंदर जो रैंडम टेस्ट है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री को खत लिखा था और उसके बाद ये उनसे कहा गया था कि जो विदेशी यात्री आ रहे हैं उसमें हर एक फ्लाइट में जो 2% विदेशी यात्री होंगे उनका रैंडम कोविड टेस्ट कराया जाएगा। और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो इस एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पर है जो की जा रही है। जितने भी विदेशी यात्री आ रहे हैं उनका यहाँ पर रैंडम कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। जो डायल है उसका कहना है कि ये प्रक्रिया जो है अंदर ही यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। तो भारत में तैयारियां पुख्ता है, लेकिन चीन में कोरोना का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में शवों के ढेर लग गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीन में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल में बेड की कमी की वजह से पेड़ों के नीचे इलाज कराने को लोग मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ दवाओं की भी भारी कमी यहाँ पर बताई जा रही है। कोरोना की वजह से बीजिंग की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और कोरोना की तबाही के बीच चीन से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। खास करके चीन के अस्पतालों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रेचर की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को कपड़ों और गद्दों के सहारे लाया जा रहा है। बिल्कुल, इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलने पर जमीन पर ही लेटाकर यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं के बीच मरीज और उनके परिवार वाले अब परेशान हो रहे हैं। वहीं चीन में कोरोना फिर से कोहराम मचा रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हो रही मौतों के बाद वहां के कब्रिस्तान भर चुके हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि चीन में रोजाना करीब 5000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि वहां ये स्मशान घाटों के बाहर अंतिम संस्कार के लिए शवों का अंबार लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो चीन में कोरोना से हो रही मौतों के बाद स्थिति बेहद खराब हो गई है। शमशान घाटों के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और इन कतारों में आपको बता दें जो गाड़ियां दिख रही हैं उनमें शव रखे हुए हैं। शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। और इसकी वजह से शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही। तो चीन पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना की वजह से वहां पर हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। वहां के सभी अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। हालात यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की वजह से लोग सड़क पर गाड़ी में बैठकर और पेड़ों के नीचे इलाज कराने को मजबूर हैं। चीन के अस्पतालों की बदहाली और सिस्टम की लाचारी के ऐसे सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन फिर भी चीन ये हकीकत मानने को तैयार नहीं है और वो दुनिया को यही बता रहा है कि हालात सामान्य हैं और पूरी तरह उसके काबू में है। लेकिन वहां से सामने आ रहे वीडियो कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। बीजिंग का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने ऊंची ऊंची इमारतें, रोशनी से नहाया एक शहर की तस्वीर सामने आ जाती है जिसकी रफ्तार कभी कम नहीं होती। लेकिन कोरोना ने बीजिंग को बेदम कर दिया है। करीब 2.25 करोड़ की आबादी वाले चीन की राजधानी हर सांस के लिए संघर्ष कर रही है। बीजिंग में कोरोना का ऐसा कोहराम मचा है जिसने पूरे शहर को शमशान जैसा बना दिया है। आपको विश्वास न हो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। सड़कों पर कोरियर का ढेर लगा हुआ है। खाना पहुंचाने के लिए कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एयरपोर्ट पर एक भी आदमी नहीं है। वहां के शॉपिंग मॉल खाली पड़े हैं। बीजिंग ही नहीं,
चीन के अन्य शहरों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के अस्पतालों में न तो बिस्तर है और न ही मरीजों के लिए दवाइयां। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की कमी से भी बीजिंग बुरी तरह जूझ रहा है। खबर है कि पूर्वी चीन के शहरों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों और नर्सों को बीजिंग पहुंचने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हो रही मौतों के बाद वहां की कब्रिस्तान भर चुके हैं। अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं। वहां से सामने आई वीडियो में कुछ लोग कड़ाके की ठंड में पेड़ों और खम्भों के नीचे बैठकर इलाज करवाते दिखाई दिए। मेडिकल रिसर्च से जुड़ी कुछ एजेंसियों के मुताबिक चीन में रोजाना करीब 5000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। जबकि हर दिन कोरोना के 5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहां के शमशान घाट से आ रही तस्वीरें तो और भी डराने वाली हैं। वहां के शमशान घाट शवों से भरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3-3 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। वहां से सामने आए एक वीडियो में शमशान घाट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करते नजर आए। और आइए अब कोरोना वायरस से जुड़ी 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं। चीन में कोरोना की वजह से हाहाकार जारी है। इसी बीच चीन से एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। दावा किया गया है कि चीन में एक दिन में करीब 3 करोड़ 70 लाख कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चीन के स्वास्थ्य आयोग ने बैठक की। बताया गया है कि पिछले 20 दिनों में चीन की 18% आबादी यानी कि 24.8 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चीन में कोरोना फिर से कोहराम मचाने लगा है। कोरोना की वजह से हो रही मौतों के बाद वहां के कब्रिस्तान भर चुके हैं। स्मशान घाटों के बाहर अंतिम संस्कार के लिए शवों का अंबार लगा हुआ है। चीन में कोरोना से हो रही मौतों के बाद स्थिति खराब हो गई है। शमशान घाटों के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी दिखी जिसमें शव रखे हुए थे। बताया गया कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों से काफी डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की वजह से लोग सड़कों पर गाड़ी में बैठकर और पेड़ों के नीचे इलाज करवाने को मजबूर हो गए हैं। चीन में कोरोना के कहर के बीच बीजिंग में सन्नाटा पसरा है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक काफी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। एक और अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो गई है, वहीं दूसरी ओर तो दवाओं की भी भारी किल्लत हो गई है, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की है। राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ साथ लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार ने कोरोना से जुड़ी सख्त गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्कैनिंग शुरू। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। कोरोना के खतरे से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई है। लखनऊ के बस स्टैंड पर लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए और लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की अपील की गई। तो चीन में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। चीन में लोग अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे हैं। इस बीच चीन से एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि चीन में एक दिन में करीब 3 करोड़ 70 लाख कोरोना के मामले सामने आए हैं। एक दिन में आए कोरोना के इन मामलों की अगर बात करें तो सबसे बड़े आंकड़े इन्हें माना जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक अहम बैठक की है, जिसमें एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया गया कि पिछले 20 दिनों में चीन की 18% आबादी यानी कि 24.8 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और चीन में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।
जिन अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जा रहे हैं वो ही दरअसल हॉटस्पॉट बने हुए हैं। अब तो अस्पताल फुल होने पर लोगों को घरों में ही इलाज करने के लिए कहा जा रहा है। 3 तस्वीरें ये आपके सामने हैं। अस्पताल में भीड़ किस तरीके से बढ़ी हुई है ये आप देख सकते हैं। तो वहीं सही इलाज नहीं मिल पाने पर शंघाई के अस्पताल में मरीज करा रहे हैं। यानी कि चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक आदमी एक चौकोर बॉक्स में खुद को कवर करके मॉल में घूमता हुआ नजर आ रहा है। बचाव का यह अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर अब वायरल है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि चीन की हालात को बयां कर रही है, किस तरीके से चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है और उसके बाद वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अस्पताल में भीड़ और मरीज किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। और चीन पर एक बार फिर से कोविड संबंधी आंकड़े छिपाने के आरोप लग रहे हैं। जी आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ समय के कोविड संबंधी आंकड़े ही गायब कर दिए गए हैं, जिसके बाद चीन सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। पीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट ये हुई और मुलाकात के बाद ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए तस्वीरें साझा की। बता दें आपको कि ये शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखी जा रही है और मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट हुई। पीएम मोदी ने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान महोत्सव को किया संबोधित। गुरुकुल को बताया संस्कृति और समर्पण का सुयोग। स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। बदरपुर बॉर्डर से लाल किला तक यात्रा। राहुल गांधी के साथ सोनिया और प्रियंका गांधी भी जुड़ी। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। चीन की सरकार चाहती है कि दवाओं की कालाबाजारी या जमाखोरी रोकी जा सके, इसलिए उसने इंतजाम अपने हाथ में ले लिए। दूसरी तरफ बुखार में दी जाने वाली दवाओं के लिए कुछ खास नियम बनाए गए। दवाओं की दुकानों पर दवा लेने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया। इसके अलावा 1 हफ्ते में मरीज के लिए 6 दवाओं की सीमा तय कर दी गई, जबकि कोरोना के मरीज को अगर बुखार आने लगे तो उसे 1 दिन में 3 से 4 बार दवा की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टरों की कमी से भी बीजिंग बुरी तरह जूझ रहा है। खबर है कि पूर्वी चीन के शहरों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों और नर्सों को बीजिंग पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ चीन की हालत देखकर भारत की दवा कंपनियों ने भी इंसानियत दिखाई और मदद की पेशकश की। दावा किया गया कि अगर चीन चाहे तो दवाओं का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन चीन की कोशिश हालात संभालने से ज्यादा सच्चाई छुपाने की है। इसीलिए उसने ऐसी एक पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया से जुड़े कुछ नए कानून जारी कर दिए। सरकार के खिलाफ कुछ लिखना तो चीन में बीते 2 महीने से जुर्म है। अब किसी सरकार विरोधी पोस्ट पर लाइक का बटन दबाना भी जुर्म माना जाएगा। चीन की मुश्किल यह है कि उसके लाख दबाने के बाद भी सच पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की बदइंतजामी की पोल खोल रहे हैं। वो चीन जो दुनिया की हर महाशक्ति को टक्कर देने को तैयार है, वो अपने नागरिकों को इलाज तक नहीं दे पा रहा। इसीलिए चीन ने अब अपने नागरिकों की आवाज दबाने का नया प्लान बना लिया। नए नियम लागू करने का ऐलान भी कर दिया गया। इधर चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों की गिनती अचानक बढ़ने के बाद भारत ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। देश के कई शहरों में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच शुरू हो गई। हालांकि ये अपील भी की गई कि लोग दूसरे देशों का हाल देखकर कतई न घबराएं। पटना के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग करते दिखे। यहाँ पर टीम तैनात कर दी गई है जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगी। ऐसी ही तस्वीरें पटना के एयरपोर्ट पर भी दिखी। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की टेस्टिंग का इंतजाम किया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू हो गया है और जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं उनकी रैंडम जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी रहे जिनके चेहरे पर मास्क लगा दिखा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी। केंद्र सरकार ने खास तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए
और ये साफ कहा कि जिस देश से यात्री आएगा उसका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी होगा। बिना वैक्सीनेशन उसे देश में आने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट वाली जगहों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़े लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच होगी। इसके अलावा फ्लाइट के कुल यात्रियों के 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी, जिसका इस्तेमाल एक प्रिकॉशन डोज की तरह होगा। पहले से कोवैक्सीन लगी हो या कोविशील्ड, प्रिकॉशन डोज के तौर पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकेगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। जिन लोगों को सुई लगवाने से डर लगता है या तकलीफ होती है, उनके लिए ये वैक्सीन उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ दावा यह है कि नाक से शरीर में जाने वाली वैक्सीन वायरस को शरीर में दाखिल होने से भी रोक सकती है। 18 साल से ऊपर की उम्र का हर शख्स कोरोना की इस नई वैक्सीन को लगवा सकता है। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द कोविन ऐप पर इस वैक्सीन का विकल्प भी दिखने लगेगा। उधर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें पाकिस्तान के कराची के रहने वाले सलमान और अबू इब्राहिम नाम के 2 आतंकी भी शामिल हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक कन्हैयालाल हत्याकांड की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। ये एक आतंकी वारदात थी जो देश में भय का माहौल बनाने के लिए की गई थी। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। गोलीबारी की यह घटना पेरिस के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां हमलावर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत घटना वाली जगह से अस्पताल पहुंचाया गया। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर पहली बार ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के ठीक बाद पुतिन ने करीब 10 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने के संकेत दिए। और ये पहला मौका है जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को युद्ध माना है, जबकि इससे पहले वो इसे रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते रहे हैं। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने यह ऐलान कर दिया कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए किसी तरह की कूटनीतिक पहल के लिए भी खुद को तैयार बताया और साफ कर दिया कि उनका दुश्मन जितनी जल्दी इस बात को समझ पाएगा उतना बेहतर होगा। Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने के लिए पुतिन अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने से भी नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर अमेरिका ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वहां के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने पिछले दिनों यूक्रेन पर किए गए हवाई हमलों का हवाला देते हुए युद्ध खत्म करने की पुतिन की नीयत पर सवाल उठा दिए और आरोप लगाया कि पुतिन यूक्रेन में जो कर रहे हैं वो उनके जंग खत्म करने के दावों के ठीक उलट है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राष्ट्रपति बाइडेन युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए रूस को गंभीरता दिखानी होगी। उधर रूस का आरोप है कि जंग खत्म करने के लिए वो शांति वार्ता को तैयार है, लेकिन यूक्रेन ही इससे इनकार कर रहा है। असल में जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि जब तक रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों से पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा, वो उसके साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। और बाइडेन से मुलाकात के दौरान मिले सैन्य मदद के भरोसे के बाद उनके हौसले और भी बुलंद नजर आ रहे हैं। इधर पंजाब पुलिस ने धमकी मिलने के बाद सिद्धू मूसेवाला के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी। उनके गाँव की नाकेबंदी कराते हुए आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस के 150 जवान तैनात कर दिए गए और सिद्धू मूसेवाला के मकान के चारों तरफ भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहां निगरानी के लिए एक तरफ पुलिस के जवान तो दूसरी तरफ हथियारों से लैस गाड़ी 24 घंटे खड़ी रहेगी। पुलिस ने उनके परिवार वालों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा है। पंजाब पुलिस ने ऐसा परिवार को मिली धमकी के बाद किया। इस बीच अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाई से रोकने वाले फैसले का दुनिया भर में विरोध तेज हो गया। 2 दिन पहले ही तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया था, जिस पर दुनिया के कई देशों ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत और ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में लड़कियों को विश्वविद्यालयों में पढ़ने से रोकने के फैसले का खुलकर विरोध किया और तालिबान सरकार के इस फैसले को लड़कियों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। साथ ही फैसला वापस न लेने पर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दक्षिण अफ्रीका से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहां एक गैस टैंकर में धमाका हुआ है। धमाके का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि धमाके में किसी के घायल होने की अभी तक जानकारी पुख्ता नहीं हो पा रही है। ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका में गैस टैंकर में किस तरीके से ये भयानक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी।
ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका से सामने आई है। आपको बता दें कि कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी और अपडेट, जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है उसमें कई लोगों की जान चली गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि आंकड़ा क्या है इससे लेकर अभी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई लोगों की मौत की खबर है। जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ बेहद ही भयानक। नमूना देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर वॉइस सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन यानी 6 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक आत्मघाती हमले से दहल गई। वहां ऐसा हमला करीब 10 साल के बाद हुआ। इस आतंकी हमले में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। कार में हुए जबरदस्त धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार आग की भयानक लपटों में घिरी दिखाई दी। ये आतंकी हमला तब हुआ जब शहर के एक इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रोका और उसमें सवार दोनों लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की, बाहर खड़ा हमलावर तेजी से कार में घुसा और उसने खुद को उड़ा दिया। इस घटना के थोड़ी देर बाद आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली। TTP वही संगठन है जिसने 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल को निशाना बनाया था। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए उसे कबाड़ बता दिया। एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन ने यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम से लैस करने का ऐलान किया था, जिसे वो अपना सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बताता है। अमेरिका पेट्रियट सिस्टम की तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन उसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रूसी राष्ट्रपति ने जमकर मजाक उड़ाया। मिसाइलों का काल कहे जाने वाले पेट्रियट को पुतिन ने कबाड़ बता दिया। उन्होंने खुली चेतावनी दी कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की जमीन पर उतरा तो उसे तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पुतिन ने मॉस्को में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा भी किया कि पेट्रियट सिस्टम के जंग में उतरने का रूसी सेना पर कोई असर नहीं होगा। इस बीच खबर है कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू होने की वजह सिर्फ BF.7 वेरिएंट नहीं है। 1, 2, 10 या 20 नहीं, बल्कि कोरोना के चीन में पूरे 130 वेरिएंट पिछले सिर्फ 3 महीनों में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से चीन की सरकारी एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। वैज्ञानिक जब तक किसी एक वेरिएंट को समझें तब तक एक नया वेरिएंट निकल जाता है। चीन में एक साथ 130 वेरिएंट एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये सारे वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ही माने जा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि ये ओमिक्रॉन है या कोरोना के किसी और वेरिएंट से जुड़े हैं। इनमें BF.7 सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत की वजह BF.7 के अलावा कुछ और वेरिएंट भी बन रहे हैं। उससे भी बड़ी टेंशन यह है कि कोरोना के फैलने की रफ्तार कम नहीं हो रही, इसीलिए अलग अलग वेरिएंट मिलने के बाद म्यूटेट हो रहे हैं, जिससे वायरस के रोजाना नए वेरिएंट बनने का सिलसिला थम नहीं रहा। यही वजह है कि चीन में हालात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको देखकर किसी का भी कलेजा बैठ जाए। लेकिन फिर भी चीन हकीकत मानने को तैयार नहीं हो रहा। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव महिला व्हीलचेयर पर बैठी दिखी। महिला का दम घुटने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो मौजूद है, लेकिन हम पूरा वीडियो दिखा ही नहीं सकते। महिला के पास मौजूद लोग डॉक्टरों को बुलाते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। एक ऐसा वीडियो भी चीन से सामने आया जिसमें मरीज और शव दोनों एक साथ दिखे। मतलब जहां मरीजों का इलाज चल रहा था वहीं शव भी रखे गए थे। चीन के अस्पतालों की बदहाली और सिस्टम की लाचारी के ऐसे सैकड़ों वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन चीन दुनिया को यही बता रहा है कि हालात सामान्य है और पूरी तरह उसके काबू में है। लेकिन अब उसके दावों पर न तो दुनिया के बाकी देशों को भरोसा हो रहा है, न ही WHO से जारी होने वाले आंकड़ों पर भरोसा कर रहा है। WHO ने चीन से दो टूक कहा कि उसे हालात की सही और सटीक जानकारी दुनिया को बतानी होगी, ताकि अगर चीन में मुश्किल बढ़ा रहे वेरिएंट दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचे तो उनसे लड़ा जा सके। चीन से आ रहे वीडियो दुनिया को बता रहे हैं कि चीन के आंकड़े झूठे हैं। वहां के कब्रिस्तान तक भर चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। यहां तक कि कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जिनमें लोग अपनी ही सरकार को बदइंतजामी के लिए कोसते दिखे। 2 दिन से इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल है जिसमें चीन का एक शख्स एक सरकारी इमारत के शीशे तोड़ता दिखा। मेडिकल रिसर्च से जुड़ी कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि चीन में रोजाना करीब 5000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं, जबकि हर दिन कोरोना के 5 लाख नए मरीज मिल रहे हैं। और उन मरीजों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चीन में दवा और डॉक्टर दोनों की किल्लत हो चुकी है। दवाओं के लिए तो
बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, यहां पर बड़ा हमला करते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। उन्होंने राहुल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोगों को जोड़ने की ये यात्रा है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंच चुकी है। ये परिवार को जोड़ने की यात्रा है। अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया है। ये समय कोविड प्रोटोकॉल का है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए परिवार पहले है, ये भी आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया। नए नियम लागू करने का ऐलान भी कर दिया गया। इधर चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों की गिनती अचानक बढ़ने के बाद भारत ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। देश के कई शहरों में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच शुरू हो गई। हालांकि ये अपील भी की गई कि लोग दूसरे देशों का हाल देखकर कतई न घबराएं। पटना के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग करते दिखे। यहाँ पर टीम तैनात कर दी गई है जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगी। ऐसी ही तस्वीरें पटना के एयरपोर्ट पर भी दिखी। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की टेस्टिंग का इंतजाम किया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू हो गया है और जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं उनकी रैंडम जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी रहे जिनके चेहरे पर मास्क लगा दिखा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी। केंद्र सरकार ने खास तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और ये साफ कहा कि जिस देश से यात्री आएगा उसका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी होगा। बिना वैक्सीनेशन उसे देश में आने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट वाली जगहों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़े लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच होगी। इसके अलावा फ्लाइट के कुल यात्रियों के 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी, जिसका इस्तेमाल एक प्रिकॉशन डोज की तरह होगा। पहले से कोवैक्सीन लगी हो या कोविशील्ड, प्रिकॉशन डोज के तौर पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकेगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। जिन लोगों को सुई लगवाने से डर लगता है या तकलीफ होती है, उनके लिए ये वैक्सीन उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ दावा यह है कि नाक से शरीर में जाने वाली वैक्सीन वायरस को शरीर में दाखिल होने से भी रोक सकती है। 18 साल से ऊपर की उम्र का हर शख्स कोरोना की इस नई वैक्सीन को लगवा सकता है। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द कोविन ऐप पर इस वैक्सीन का विकल्प भी दिखने लगेगा। उधर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें पाकिस्तान के कराची के रहने वाले सलमान और अबू इब्राहिम नाम के 2 आतंकी भी शामिल हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक कन्हैयालाल हत्याकांड की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। ये एक आतंकी वारदात थी जो देश में भय का माहौल बनाने के लिए की गई थी। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। गोलीबारी की यह घटना पेरिस के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां हमलावर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत घटना वाली जगह से अस्पताल पहुंचाया गया। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर पहली बार ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के ठीक बाद पुतिन ने करीब 10 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने के संकेत दिए। और ये पहला मौका है जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को युद्ध माना है, जबकि इससे पहले वो इसे रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते रहे हैं। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने यह ऐलान कर दिया कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, पॉजिटिव पाए जाने पर किए जाएंगे क्वारंटीन। कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है।
चीन में कोरोना से मचा हाहाकार। एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के संक्रमित होने की आशंका। मरीजों से अस्पताल खचाखच भरे। अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का इंतजार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा भ्रष्ट लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। बदरपुर बॉर्डर से लाल किला तक यात्रा। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी जुड़ी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। कठुआ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। कल भी श्रीनगर समेत कई इलाकों में हुई थी रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान महोत्सव को किया संबोधित। गुरुकुल को बताया संस्कृति और समर्पण का स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। राजस्थान में पेपर लीक की वजह से रद्द हुई सेकंड ग्रांड टीचर भर्ती परीक्षा। कई जगह नाराज अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका के बॉक्सबर्ग में गैस टैंकर में धमाका। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में सिविल जज तृतीय ने शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कोर्ट ने आदेश दिया है कि विवादित स्थल का सर्वे कोर्ट अमीन करेंगे। सर्वे 2 जनवरी के बाद शुरू होगा। तो 20 जनवरी तक रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद का यह पूरा मामला, जिसमें मथुरा कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा मामला है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा कोर्ट का। यह बड़ा आदेश दिया गया है। और अमित सिंह मेरे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कब ये सर्वे होगा? देखिए 2 जनवरी के बाद ये सर्वे होना है। जिस तरीके से ज्ञानवापी वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर हमने सर्वे देखा था, ठीक उसी तरीके का सर्वे का आदेश यहाँ पर सिविल जज मथुरा कोर्ट ने दिया है। और उन्होंने बताया है कि कोर्ट के जो अमीन होते हैं वो इस सर्वे को करेंगे। यानी जो श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह का स्वामित्व का मामला था, इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे हिंदू सेना की तरफ से याचिका दायर की गई थी। और कहा गया था कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले पर सर्वे कराया गया था, वहां पर कोर्ट कमिश्नर ने नियुक्त किया था। तो यहाँ पर कोर्ट का जो अमीन है वो जाएंगे, वो जाके जो विवादित स्थल है उसका सर्वे करेंगे। कोर्ट इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई होगी वो 20 जनवरी को होगी। यानी 2 जनवरी के बाद सर्वे होना है और कोर्ट की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। तो 2 जनवरी के बाद जैसे ही सर्वे पूरा होता है और उसके बाद 20 जनवरी को कोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी दायर करनी होगी। जी अमित, कितने लोगों की टीम होगी इस सर्वे के लिए? उसी तरीके से जिस तरीके से ज्ञानवापी का सर्वे की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, उस तरीके से क्या इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी? जाहिर तौर पर जैसे देखिए ये सर्वे की बात अभी कोर्ट ने कही है। जैसे ही डिटेल ऑर्डर निकलकर सामने आएगा, उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि कितने लोग जो हैं इस सर्वे में शामिल होंगे। फिलहाल तो ये बात तो निकलकर सामने आई कि कोर्ट अमीन के नेतृत्व में ये सर्वे कराया जाएगा। आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, ये भी सुनवाते हैं। भगवान बालकृष्ण की तरफ से हमने मुकदमा दाखिल किया सिविल सीनियर में, जो कि ट्रांसफर होकर सिविल सीनियर नंबर 3 में पहुंचा। इसमें हमने अपनी डिमांड करी, 3 डिमांड करी कि जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 13.37 एकड़,
जिसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इसमें काफ़ी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया 68 में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मालिक थी, सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज़ को समझौते को करने।